Hello everyone, today we discuss practice set 2 for IELTS English. So guys, if you are preparing for UP IELTS grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that we stay connected. And now discuss practice set 2. So practice set 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी मैरिड ऑन द एज ऑफ। महात्मा गांधी की शादी कब हुई थी ये आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर 13, 15, 16, 10। इनकी शादी किस एज में हुई थी ये बताना है। सो महात्मा गांधी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो उसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मेंशन किया है ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13, सो ए इज द राइट आंसर। ओके, 13 की एज में, 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी जी की शादी हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एक्मी फ्यूना इज टेकन टू बी किल्ड ओकेन कुवो। एक्मी फ्यूना को मारने के लिए ये ओकेन कुवो कब ले जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो चिनुआ एचबे हैं, एक नाइजीरियन ऑथर हैं, इन्होंने एक नोवेल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट। उसका मेन प्रोटागोनिस्ट है ओकेन कोवो। ठीक है, तो इसकी जो ट्राइब है उसकी ट्राइब की एक वुमेन को मार दिया जाता है, ये जो एक्मी फ्यूना है इसके फादर के द्वारा। ये जो एक्मी फ्यूना है ये एक मेवाइनो ट्राइब से बिलोंग करता है और इसके जो फादर हैं इस लड़के के, उन्होंने इस ओकेन कोवो की ट्राइब की एक फीमेल को मार देता है। तो उस जो वहाँ पर जो झगड़ा हो जाता है उसके सेटलमेंट के लिए वो इस लड़के को दे देते हैं इनको, तो ये लेके आ जाता है, लेकिन बाद में इसको भी ये मार देता है। तो इसको मारने के लिए ये ले जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, पार्टिसिपेट इन इक्मी फ्यूज एग्जीक्यूशन, क्रॉस विद द मैन एंड पार्टिसिपेट इन इक्मी फ्यूनाज एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है, पहला वाला सही है या 4 सही है, या फिर सेकंड 3 या 4 सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, या फिर सारे सही हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड है पार्टिसिपेट इन इक्मी फ्यूजा एक्सिक्यूजन क्रॉस, ये तीनों सही हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, वीप्स फॉर 3 days, ये रॉन्ग है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, मेन कैरेक्टर ऑफ दी थिंग्स फॉल अपार्ट। ये जो नोवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट जिसको लिखा था चिनुआ एचबी ने, उसका मेन कैरेक्टर कौन है, मतलब प्रोटोगोनिस्ट कौन है या फिर कह लो हीरो कौन है, वो आपको बताना है। सो योर ऑप्शंस हैं यहाँ पे ओकेन कुवो, उनोका, इनोको, नवोए एंड विफी। ठीक है, ये हैं। तो ये एक क्या है, अफ्रीकन नोवेल है। तो ये जो नेम है ना ये थोड़े से अजीब से हैं, क्योंकि ये मतलब अफ्रीकन नेम है। तो अभी मैंने बताया था कि जो मेन कैरेक्टर है थिंग्स फॉल अपार्ट का, जो मेन प्रोटागोनिस्ट है वो कौन को वो है। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नवोए इसी का बेटा है। ठीक है, ये जो ये विफी है जो एक वाइफी, ये इसकी वाइफ है, ऐसे याद रख लेना, एक विफी मतलब वाइफ है, और उनको इसका फादर है। तो जो ओकॉन को वो है एक मतलब एक बहुत ही योद्धा टाइप है और एक अच्छा मतलब करेक्टर है इसका, जबकि जो इसका फादर है वो जस्ट इसके करेक्टर के अपोजिट है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टडी इन एबल्ट मिशन कॉलेज। इस एबल्ट मिशन कॉलेज में किसने स्टडी की थी आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर आर के नारायण, ओकेन कुवो, अजीमा, चंदर। किसने स्टडी की थी यहाँ पे। सो चंदर हु स्टडी इन एबल्ट मिशन कॉलेज, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओकेन को वो याद रखना आप, ये मेन प्रोटोगोनिस्ट है थिंग्स फॉल अपार्ट का। एंड आर के नारायण बैचलर ऑफ आर्ट इनका नोवेल है उसके राइटर हैं, और ये जो चंदर है उसी में करेक्टर आता है एक। ठीक है, और ये जो एजीन माँ है ये इसकी बेटी है ओकेन कोवो की। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। तो साथ के साथ जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी आप देखते चलना ध्यान से। इससे क्या होता है कि रिवीजन होता रहता है, बार बार वो नाम हमारी आंखों के सामने आते हैं, बार बार हम उनको देखते हैं तो वो रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें करेक्ट जैसे नोवेल्स और ड्रामा से ज़्यादातर करेक्टर्स के नेम पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनको अच्छे से मतलब सारे ऑप्शंस को पढ़ते रहेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द राइटर ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट।
ठीक है, इसका राइटर कौन है द बैचलर ऑफ आर्ट का? कमला दास, टैगोर, नारायण, नेहरू। ठीक है, सो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है आर के नारायण इज द राइटर ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इंडियन नोवेलिस्ट हैं आर के नारायण, जिनके जो नोवेल होते हैं वो मालगुडी में सेट होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो इनका जो नोवेल है ये द बैचलर ऑफ आर्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये एक इनकी ट्रायलॉजी इन्होंने लिखी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसी का पार्ट है ये, इनकी ट्रायलॉजी का पार्ट है। मतलब इनकी जो ये ट्रायलॉजी है स्वामी एंड फ्रेंड, उसकी फर्स्ट बुक का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड, एंड जो सेकंड बुक थी इस ट्रायलॉजी की उसका नाम था द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी मालगुडी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द हीरो ऑफ कंठापुरा? कंठापुरा का हीरो कौन है, मतलब मेन प्रोटागोनिस्ट कौन है यहाँ पर, ये बताना है आपको। तो आपको पता है कंठापुरा के जो राइटर हैं वो इंडियन राइटर हैं राजा राम मोहन राय, उनका वर्क है ये। ठीक है, सो रत्ना या मूर्ति है यहाँ पे, या बड़े खान है, या भट्टा, हु इज द हीरो ऑफ दिस नोवेल? So Murthy is the hero of Kanthapura. So B is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 7, who was the tiger of the blaze Kanthapura? कंठापुरा का टाइगर, कंठापुरा जो ब्लेज है उसका टाइगर किसको बोला जाता है ये बताना है। द स्वामी, नरसम्मा, मूर्ति, ये ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, द स्वामी, नरसम्मा, मूर्ति, पैट्रन्स, गौड़ा, हु इज द टाइगर ऑफ द ब्लेज कंठापुरा? So Patras Gowda is the tiger of the village Kanthapura, so D is the right answer. ठीक है, कंठापुरा राजा राम मोहन राय का फेमस नोवेल है, 1938 में ये पब्लिश हुआ था। और ये जो कंठापुरा है एक साउथ इंडियन विलेज का नाम है। ठीक है, सो ये जो सेटिंग है इनकी कंठापुरा में है। ठीक है, सो यहाँ का जो टाइगर है वो ये है, आप याद रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच जॉर्ज चाइल्ड बिलीव्स हिम और हर सेल्फ टू बी द लीस्ट loved by Ma and Pa? Your options are Rose of Sharon, Tom, I, Non. ठीक है, कौन सा बच्चा है जो वो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो माँ एंड पा हैं वो उसको प्यार नहीं करते? तो मैंने आपको बताया था कि इस वाली जो नोवेल है उसको, मतलब उसके जो करेक्टर हैं उनको याद रखने का मैंने क्लू बताया था कि जॉर्ज, जो मतलब सर नेम है वो जॉर्ड आता है। जैसे माँ, मदर का नाम है माँ जॉर्ड, फादर का नाम है पा जॉर्ड, है ना। जो टॉम जॉर्ड है यहाँ पर ये क्या है, प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल के अंदर। और इसका जो भाई है बड़ा, ये नोम जॉर्ड है ना, ये है इसका जो ये आंसर जो है वो हो जाएगा नौ जॉर्ड। ये क्या है, इसको ऐसा लगता है कि जो माँ जॉर्ड है और पा जॉर्ड है वो इसको प्यार नहीं करते। तो मैं ये सरनेम इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो जितने भी जॉर्ड हैं वो ये स्टीनबैग का नोवेल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू द जॉर्ड लीव्स ग्रामसिस क्रॉप्स? ठीक है, आप ऑप्शन है यहाँ पर, अ कॉर्नर्स ऑफिस, हॉस्पिटल, मॉर्ग, अंडर अ सिकामोर ट्री एंड बाय द बैंक ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, कहाँ पर वो लीव, मतलब ये जो है क्रॉप्स है इनको लीव करता है? सो अ कॉर्नर्स ऑफिस, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेट फिश विच द ओल्ड मैन बुक ऑन हिज लकी डे इज अ? तो वो कौन सी मछली थी जिसको ओल्ड मैन ने पकड़ा था? मर्लिन, मैकरेल, टूना, शार्क। ठीक है, सो ये जो ओल्ड मैन कौन है, ये सेंटियागो है। ओल्ड मैन एंड द सी से क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फेमस नोवेल एंड लास्ट नोवेल उनका माना जाता है ये ओल्ड मैन एंड द सी, जिसमें एक क्यूबन फिशरमैन है जिसका नाम है सेंटियागो। वो 84 डेज 84 दिन तक कोई फिश नहीं पकड़ पाता है एंड फाइनली उसको एक फ़िश मिल जाती है 84वें दिन, जिसका नाम है मर्लिन। बहुत बड़ी फ़िश है। ठीक है, तो ये इसको पकड़ लेता है। सो ए इज द राइट आंसर, मर्लिन। मतलब जो फिश का नाम है वो मर्लिन है। नेक्स्ट है 11, सैंटियागो डज नॉट ईट। सैंटियागो, यही ओल्ड मैन का नाम है सैंटियागो, ये क्या नहीं खाता है? तो मर्लिन, डॉल्फिन, फ्लाइंग फिश, शार्क, क्या नहीं खाता है ये आपको बताना है। सो सैंटियागो डज नॉट ईट शार्क, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, टू सिम्बॉली इमेजेस ऑफ द गुड एंड इविल
बैटलिंग ओवर डिम्सडैल सोल आर, है ना। सो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे चिलिंगवर्थ एंड पर्ल, चिलिंगवर्थ एंड मिस्ट्रेस हिबिन्स, पियर एंड हेस्टर, none of these. So what is the answer of the question? Two symbolic images of the good and evil battling over demands gel soul are Chillingworth and Pearl. So A is the right answer. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13. टू सपोर्ट हर सेल्फ एंड पर्ल हेस्टर सेल नीडल वर्क फॉर ऑल पब्लिक सेरेमनीज एक्सेप्ट. ठीक है, ये जो हेस्टर है, हेस्टर प्राइन, वो क्या करती है, नीडल वर्क मतलब सबको सेल करती है, मतलब जो पब्लिक सेरेमनीज है वहाँ पर वो बेचती है, सिवाय किसके, कौन सी ऐसी सेरेमनी है पब्लिक जहाँ पर वो इसको नहीं सेल करती अपने निडल वर्क को. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके बैप्टाइज्म, फ्यूनरल, वेडिंग्स और ऑर्डिनेशन ऑफ न्यू मिनिस्टर. सो वेडिंग सेरेमनी में वो ये शेयर नहीं करती. सो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, बाकी आपको पता है बैप्टाइज्म क्या होता है, नामकरण संस्कार जो होता है यहाँ पर इन क्रिश्चियन लोगों के यहाँ पर उसको बैप्टाइज्म बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ मतलब बच्चे का नाम वगैरह रखा जाता है तो इनके यहाँ बैप्टाइजेशन होता है, जैसे विलियम शेक्सपियर का हुआ था. ठीक है, फ्यूनरल आपको पता ही है, अंतिम जो आपका होता है क्रिया से संबंधित, ऑर्डिनेशन ऑफ न्यू मिनिस्टर्स वगैरह इनका जो फंक्शन होता है. ठीक है, तो वेडिंग सेरेमनी को छोड़कर सब जगह वो अपना सील करती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पिग्गी इज किल्ड बाय. ठीक है, ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है इसमें पिग्गी नाम का जो कैरेक्टर है वो किसके द्वारा मार दिया जाता है, ये आपको बताना है. सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके रॉजर, जैक, सैमड्रिक, राल. ठीक है, तो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्या है, विलियम गोल्डिंग का नोवेल है. इसमें क्या है कि 6 से लेके 12 मतलब 6 से लेके 12 साल के बच्चों का एक ग्रुप है, उनकी यहाँ स्टोरी है आफ्टर वर्ल्ड वार 2, है ना. तो ये बच्चों का एक ग्रुप है यहाँ पर. सो यहाँ पर ये जो है रोजर को पिग्गी के द्वारा मार दिया जाता है. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलफ्रेड इज टाइड अप एंड बीटन बिकॉज. ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज विलफ्रेड इज टाइड अप एंड बीटन बिकॉज जैक ऑर्डर्ड इट, ही फेल एस्लीप, वो सो गया था, ही रिफ्यूज टू बिट्रे राल्फ, और ही लेट द फायर गो आउट. सो जैक ऑर्डर्ड इट. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट वाज द मोस्ट एक्सक्यूजिट मूवमेंट ऑफ क्लैरिसा लाइफ. ठीक है, क्लैरिसा की लाइफ का वो एक्सक्यूजिट मूवमेंट क्या था, वो आपको बताना है. यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, जैसे ए है व्हेन शी गॉट मैरिड, जब उसकी शादी हुई थी, व्हेन शी मेट ह्यूज व्हाइट ब्रेड इन द स्ट्रीट, एंड व्हेन शैली सैटन किस्ड हर ऑन द लिप्स, when Elizabeth agreed to wear her pink dress to the party. So what was the moment जब वो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी. सो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, when Sally Saturn kissed her on the lips. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17. वेयर डज पीटर वेल्स लिव. ये पीटर वेल्स कहाँ रहता है, बॉस्टन, इंडिया, लंदन, स्वीडन. सो पीटर वेल्स लिव इन इंडिया. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे 18. क्वेश्चन नंबर 18 है हु इज एस्टेला फादर. एस्टेला के फादर कौन है ये आपको बताना है. कॉम्पिसन, मैगविच, जॉ, जैगर्स, हु इज द फादर. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्टेला के फादर के ऊपर है ना क्वेश्चन बना है, पहले भी आया है ना, कई सारे एग्जाम के अंदर आया है ये क्वेश्चन. सो आप इसको ध्यान रखना. ठीक है, सो यहाँ पे जो मैगविच इज स्टेला फादर. सो बी इज द राइट आंसर. एक क्वेश्चन और आता है यहाँ मैगविच से रिलेटेड है कि हु इज द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप. पिप कौन है, इसका मेन प्रोटागोनिस्ट है ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस का ये नोवेल है जिसका मेन प्रोटागोनिस्ट है पिप. और क्वेश्चन आता है कि पिप का रियल बेनिफैक्टर कौन है, जो कि वो मिस हैविसम को समझता रहता है. सो वो नहीं है, मैगविच है जो कि एस्टेला का फादर है. ठीक है, तो ये लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था. सो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट एक्शन डज जैगर्स परफॉर्म ऑब्सेसिवली. ठीक है, तो वो कौन सा एक्शन है जो जैगर्स करता रहता है बार बार. यहाँ पर लिखा हुआ है ही स्ट्रेन्स हिज नेक.
टाई, ही एडजस्ट हिज हेयर, ठीक है, अपनी नेक टाई को वो एडजस्ट करता रहता है, अपने बालों को ठीक करता रहता है। ही साई हिज नेम, अपने नाम पर मतलब ठीक है शाय करता है। ही वॉशेज हिज हैंड, सो वो अपने हाथों को धोता रहता है, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर, ही वॉशेज हिज हैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैनेट स्टेट। जो बैनेट है ना, जो बैनेट, मिस्टर बैनेट और मिसेस बैनेट, जिनकी 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं, ये नोवेल है जो आपकी जैन ऑस्टिन है, उनका प्राइड एंड प्रेजुडाइज, वहाँ से जो है क्वेश्चन लिया गया है। बैनेट का स्टेट का नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर रोजिंग्स, पेम्बरली, नीदरफील्ड, लॉन्गबॉर्न। सो लॉन्गबॉर्न इज द नेम ऑफ द बैनेट स्टेट, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, विद होम डज लिडिया गो टू विटॉन। ये किसके साथ लिडिया जाती है। सो मिसेस फिलिप्स, विकहैम, मिसेस बैनेट, मिसेस फोस्टर, ठीक है। सो ये जो लिडिया है ना, ये मिसेस जो बैनेट है, बैनेट फैमिली है, उसकी सबसे छोटी बेटी है लिडिया। सो ये मिसेस फोस्टर के साथ जाती है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओके, अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो, ठीक है। सो मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से लिस्ट दे देंगे या फिर वो कॉलम लिख देंगे कि कॉलम मतलब कॉलम मैच करिए या लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। तो यहाँ पर 2 लिस्ट आपको दी गई हैं। पहली जो लिस्ट है उसमें नोवेल्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है, नोवेल है। एंड जो सेकंड लिस्ट है वहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन है। तो किस नोवेल मतलब जो कौन सा जो नोवेल है किस ईयर में पब्लिश हुआ है ये आपको मैच करना है यहाँ पर, ठीक है। सो द ओल्ड मैन एंड द सी, फर्स्ट नोवेल है यहाँ पे द ओल्ड मैन एंड द सी, ये कब पब्लिश हुआ था आपका ये बताना है। मिसेस जॉलोवे ये पब्लिश कब हुआ था। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कब पब्लिश हुआ है। एंड एनिमल फॉर्म, ये यहाँ पे ईयर है। अगर आपको ईयर याद है इनकी पब्लिशिंग ईयर, तो आपको बड़ी आसानी से आप इनको मैच कर लोगे। देखो मैं बता दूंगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर आप ही को देना है। तो अगर आप ये एक प्रैक्टिस सेट है, इसको आप जितना अच्छे से अपने से खुद से करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपको अगर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप कमेंट में लिख देंगे या उसको लिखते रहेंगे और कोशिश करेंगे खुद से लिखने की या टाइप करने की, तो और अच्छे से आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल जो नया पैटर्न है उस पर ये प्रैक्टिस सेट बेस्ड है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था आपका 1952 में, 1952। मिसेस जॉलोवे आया था 1925, 1925 में, 14 मई 1925 में पब्लिश हुआ था। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हुआ है आपका 1954। एंड एनिमल फॉर्म है आपका 1945 यानी 1945, ठीक है। 1952, 1925, 1954, 1945, तो देख लो यहाँ पर ये जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो थर्ड है उसका हो जाएगा ये फर्स्ट, उसका फर्स्ट हो जाएगा। एंड एनिमल फार्म का हो जाएगा 3, 1945। एंड ठीक है, सो जो मैंने डेट बताई है उसके अकॉर्डिंग आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। पहले का 4 हो जाएगा, ठीक है। 1952 में क्या आया आपका ओल्ड मैन एंड द सी, 1952 में आया है। सो पहले का हो जाएगा ये 4। एंड जो सेकंड है मिसेस जॉलोवे, उसका हो जाएगा 2, 1925, 1925 में आया है। एंड ये आपका जो है थर्ड वाला, इसका 1 हो जाएगा 1954 में, वो जो फ्लाइज वाला आया है। एंड जो 3 है 1945, ठीक है, 1945 में आपका एनिमल फॉर्म आया है। सो राइट आंसर बन जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है यहाँ पर 23, रिचर्ड स्टील बॉर्न इन, ये कहाँ बॉर्न हुए थे रिचर्ड स्टील, आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कोशिश करा करो, थोड़ा सा खुद से टाइप कर लिया करो, एक आध आंसर बताया करो, जिससे कि आपको क्वेश्चन वहीं के वहीं याद हो जाएगा, ठीक है। सो आयरलैंड, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कहाँ पर ये जन्मे थे रिचर्ड स्टील, आपको बताना है। सो
रिचर्ड स्टील बॉर्न इन आयरलैंड, सो ए इज द राइट आंसर। ओके, आयरिश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। चार्ल्स लेम वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज ऐसे। चार्ल्स लेम को उनके किस ऐसे के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर एसेज ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एलिना, द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। ठीक है, सो चार्ल्स लैम वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज ऐसे ऑफ इलिया, सो ए इज द राइट आंसर। ऐसे ऑफ इलिया इनका बेस्ट वर्क है। ठीक है, इसकी जो ईयर है, पब्लिशिंग ईयर, वो आया था 1823 में, 1823 में। ठीक है, मैंने इसके कंप्लीट एमसीक्यूज बना रखे हैं, अगर आपको देखने हैं तो जो है प्लेलिस्ट है एलटी वाली, उसमें मैंने इनके कंप्लीट एमसीक्यूज और इनका जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो भी लाइन बाय लाइन पूरा टेक्स्ट मैंने कराया है। ठीक है, तो अब तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास, हो तो भाई देख लेना। तो ऐसे ऑफिलिया के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। वेयर इज द सेटिंग ऑफ ऑल फॉर लव बाई जॉन ड्राइडन। तो ऑल फॉर लव एक प्ले है जॉन ड्राइडन का, आपको पता है, जो कि उन्होंने शेक्सपियर को इमिटेट किया है। शेक्सपियर का जो वर्क है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, उसकी इमिटेशन है ये। ठीक है, तो इसकी सेटिंग पूछी गई है, रोम, वेनिस, अलेक्जेंड्रिया, इलेरिया। सो अलेक्जेंड्रिया इज द सेटिंग ऑफ द प्ले, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26। इन ऑल माई सन्स स्टीव डीवर वॉज इन प्रिजन एट न्यूयॉर्क, कोलम्बस, वॉशिंगटन, शिकागो। सो इन ऑल माई सन्स स्टीव डीवर वॉज इन प्रिजन एट कोलम्बस, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 27। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी किसका वर्क है, आपको बताना है, राइटर का नेम बताना है। हेमिंगवे, रिचर्ड स्टील, हेनरी फील्डिंग, जैन ऑस्टिन। सो अर्नेस्ट हेमिंगवे इज द राइटर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। को नोबेल प्राइज मिला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 में, 1954 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इस नोवेल के लिए। ठीक है, सो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है 28। द लाइन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, आपको बताना है। वैन इन डिसग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आई ऑल अलोन बीवीप माई आउटकास्ट इज टेकन फॉर्म। ये लाइन शेक्सपियर की किस सोनेट से है, ये बताना है। ठीक है, सो शेक्सपियर सोनेट 29 से ये लाइन ली गई है, सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट 9 एंड 138 मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन लाइन बाई लाइन कराई है। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम हो तो 130 सोनेट को देख लेना, 10 मिनट में मैंने इसके सारे एमसीक्यूज करा दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है यहाँ पर 29। ईस्टर 1916 द सेकेंड कमिंग अ प्रेयर फॉर माई डॉटर आर ईट्स पोएम दैट अपीयर इन। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, द वाइंड एमंग द रीड, The Michael Roberts and the Dancer 1921, and in the Seven Woods 1904, The Green Helmet and Others poem 1910. So Michael Roberts and Dancer 1921 is the right answer, so B is the correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। वॉट अ मैन इज ही ए मैन हु सैड। किसने कहा था ये, आर्म्स एंड द मैन से ये लाइन ली गई है। ब्लंटसली बोलता है आर्म्स एंड द मैन, सर्जियस बोलता है, निकोला बोलती है, या फिर कोई नहीं बोलता। तो कोई ना कोई तो बोलता ही है, तो सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे है 31। बर्नार्ड शॉज प्ले आर। इनके जो प्ले हैं वो कैसे होते हैं, ये आपको बताना है। सो टू मच एक्शन एंड लिटिल टॉक, टू मच वायलेंस एंड सेक्स, टू मच टॉक एंड लिटिल एक्शन। तो इनके जो प्ले होते हैं उनमें बातें ज़्यादा, गॉसिप ज़्यादा और एक्शन कम होता है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 32। द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले हे वंदना मूव्स अराउंड। ये जो मेन प्लॉट है हे वंदना का, ये किसके अराउंड, इर्द गिर्द घूमता है। हे वंदना, पद्मिनी, देवदत्ता एंड कपिला, देवदत्ता एंड कपिला, पद्मिनी एंड भगवता। ठीक है, सो आपको बताना है कि हे वंदना किसके अराउंड घूमता है। सो पद्मिनी, देवदत्ता एंड कपिला, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। वेयर इज हे वंदना सेट। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई प्ले की, आपको बतानी है। उज्जैन, धर्मपुर, दुर्गापुरा, कर्नाटका। ठीक है, कहाँ पर इसकी सेटिंग है, सो धर्मपुरा। ठीक है, हे वंदना कहाँ पर सेट है, धर्मपुरा, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 34।
हु स्पीक द एपीलॉग ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव में क्या है, एपीलॉग है। तो आप जानते हैं कि प्ले के स्टार्टिंग में जब राइटर या ऑथर कुछ कहना चाहता है अपनी ऑडियंस के साथ, तो उसको स्टार्टिंग में जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग, है ना। एक तरह से उसको आप बोलो, आप ऐसे याद रख लो, प्रीफिक्स होती हैं और सुफिक्स होते हैं, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा लास्ट में जोड़े जाते हैं और उपसर्ग हमेशा शुरू में लगाए जाते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में आप याद रख लो प्रीफिक्स और सुफिक्स की तरह से, कि जो प्रोलॉग होती है वो स्टार्टिंग में होती है और जो एपीलॉग होती है वो लास्ट में होती है। तो बोलता कौन है इसको, ठीक है। जब एंड में ऑडियंस से कुछ कहना चाहता है राइटर, तो वहाँ पर कोई कोरस या उस प्ले का ही कोई कैरेक्टर कुछ लाइंस बोलता है, उसको एपीलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे सैरा पियोन बोलता है, सो सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑल फॉर लव पता ही है आपको, जॉन डाइडन का प्ले है जिसमें जो एंटनी क्लोपेट्रा की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट है यहाँ पे 35, हु इज़ द हीरो ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का हीरो कौन है, ओल्ड नोवेल, ब्रेन वॉर्म, बॉबा डिल एंड एडवर्ड नोवेल। कौन कौन है इस प्ले का हीरो। सो आपको पता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बैन जॉनसन का प्ले है, ठीक है। सो एडवर्ड नोवेल इज द हीरो ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाय बैन जॉनसन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36, नेम द राइटर ऑफ द हैरी ऐप। हैरी ऐप के राइटर कौन है बताना है। सो बहुत ही सिंपल है, ओ नेल, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, नन ऑफ दी। सो आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ गाल्सवर्दी तो है नहीं, ओ नेल इज द राइटर ऑफ द हैरी ऐप। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 37, इफ द गर्ल इज नॉट बैड लुकिंग, ठीक है, अगर लड़की देखने में बुरी नहीं है, एंड इफ यू आर गेटिंग सम मनी इनटू द बार्गेन, व्हाई डोंट यू मैरी, you will have some money and the benefit of a permanent helpmeet। who said, कौन कहता है ये। सो मोहन इन द बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, मोहन बोलता है इन लाइन्स को। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, इन द बैचलर ऑफ आर्ट सीनू इज। सीनू कौन है बैचलर ऑफ आर्ट में, तो आपको पता है आर के नारायण का नोवेल है बैचलर ऑफ आर्ट, जिसमें चंदर मेन प्रोटागोनिस्ट है, ठीक है। आर के नारायण एकदम ब्रिटिश थॉमस हार्डी हैं, जैसे उनके जैसे नोवेल सेट होते हैं माल वहाँ पर वेसेक्स में, ऐसे ही आर के नारायण के जो नोवेल हैं वो मालगुड़ी में सेट होते हैं, ठीक है। सो बैचलर ऑफ आर्ट एक इनका नोवेल है जो कि सेकंड बुक है इनकी ट्रायलॉजी की, जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था लिखना। ये सारी बातें आप इससे रिगार्डिंग याद रखना। चंदर इसमें मेन हीरो है, तो जो सीनू है वो चंदर का भाई है इसमें, ठीक है, चंदर ब्रदर। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 39, आर के नारायण इज कॉन्टेंट लाइक ऑस्टीन। आर के नारायण का जो कॉन्टेंट है, ठीक है, वो ऑस्टीन की तरह है, ये किसका कमेंट है। प्रोफेसर श्रीनिवास, नायक, CL खत्री, नन ऑफ दीज। सो प्रोफेसर श्रीनिवास का ऐसा कहना है कि ये ऑस्टीन की तरह लिखते हैं। सो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 40, इन द नोवेल कंठपुरा गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च टू ब्रेक दी, ठीक है। कंठपुरा में गांधी जी अपना डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं नमक का कानून तोड़ने के लिए। सो सॉल्ट लॉ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 41, इन द नोवेल कंठपुरा द चाइल्डलेस विडो इज इन द नोवेल इज, ठीक है। तो ये जो नोवेल है राजा राम मोहन राय का, इंडियन नोवेलिस्ट, उनका नोवेल है कंठपुरा, जो कि एक साउथ इंडियन विलेज का नाम है। उसमें एक चाइल्डलेस विडो है, उसका क्या नाम है आपको बताना है। सो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 4, हु इज द चाइल्डलेस विडो इन द नोवेल। सो रंगमा इज द चाइल्डलेस विडो इन द नोवेल। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, रंगमा, ठीक है। अचक्का गॉडेस है, आप ये भी ध्यान रखना, नहीं सॉरी कंचमा गॉडेस है यहाँ पर, और ये जो रंगमा है ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 42, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिजन इन जोसेफ एंड्रयूज। प्रिजन का नाम क्या है जोसेफ एंड्रयूज में, ब्रिडवेल, तिहार, कैमलॉट, हेल ऑफ अर्थ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रिजन। सो ब्रिडवेल वाज द नेम ऑफ द प्रिजन। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 43, डिकेंस इज। डिकेंस कौन है, रोमांटिक नोवेलिस्ट हैं, विक्टोरियन हैं, मॉडर्न हैं, कौन से नोवेलिस्ट हैं। सो डिकेंस इज अ विक्टोरियन नोवेलिस्ट, ठीक है, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं चार्ल्स डिकेंस। सो बी इज द राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट है, इनके ग्रेट एक्सपेक्टेशन को आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब उसके जो करेक्टर हैं
कुछ भी वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2 भी आ सकते हैं। इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हु वॉज सेलेक्टेड एज लीडर ऑफ बॉय, ठीक है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज मैंने आपको बताया था विलियम गोल्डिंग का वर्क है, जो कि 6 से लेके 12 बच्चों का मतलब ग्रुप, 6 से लेके 12 साल के बच्चों का ग्रुप है, उसके अंदर उसकी कहानी है, ठीक है। तो हु वॉज सेलेक्टेड एज लीडर ऑफ बॉय, यहाँ पर कौन, यहाँ पर बॉय का जो लीडर है वो कौन है? सो राल्फ इज द लीडर ऑफ द बॉय। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। सो ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, सो वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ AICC इन द दिल्ली सेशन। तो कब इलेक्ट हुए थे ये आपको बताना है, ठीक है। 1919 है, 1923 है, यहाँ पे 1924 है, या फिर नन ऑफ दिस कोई नहीं। सो इन 1923, ठीक है, 1923, 1923 में इलेक्ट हुए थे ये, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47। अ यंग बॉय हु अपीयर्स इन दी ओल्ड मैन एंड दी सी इज, ठीक है। वो यंग लड़के का नाम आपको बताना है ओल्ड मैन एंड सी में जो है। मैनोलिन है, मार्लिन है, सुमोलिन है, नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने अभी बताया था मार्लिन तो वो फिश है, बड़ी सी फिश, जिसे 84 दिन बाद वो सैंटियागो पकड़ लेता है। यहाँ पर एक लड़का भी है मैनोलिन नाम का, जो अप्रेंटिस है सैंटियागो का, ठीक है। सो इसका नाम है मैनोलिन, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। सैंटियागो हैड नॉट कॉच अ सिंगल फिश फॉर। तो ये तो मैंने कई बार बता दिया आपको कि जो सैंटियागो है वो मछली पकड़ता है, ठीक है। उसको 84 दिन तक कोई मछली नहीं मिलती इस प्ले में। तो इसमें जो सेंट्रल जो इसका जो थीम है इस नोवेल की, वो क्या है कि इसमें कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है सैंटियागो का नेचर के साथ में, ठीक है। वो संघर्ष करता रहता है 84 दिन तक, ठीक है। 84 डेज, ये आप ध्यान रखना, 84 डेज तक उसको कोई फिश नहीं मिलती, और उसके साथ ही लड़का रहता है मैनोलिन, जो इसका अप्रेंटिस है, ठीक है। सो डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ, नेक्स्ट है 49। इन द मेयर ऑफ कास्टरवेज वेयर डज द फैशनेबल यंग वुमन मीट एलिजाबेथ जैन, सो हर मदर्स ग्रेव, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। Just as Michael confesses that he is Elizabeth Jane's father, he is stopped by a visitor. Find the letter from Susan containing the truth dies. ठीक है, तो इसको कैसे पता चलता है कि वो एलिजाबेथ का फादर है? उसको वो लेटर मिलता है जो सुसैन लिख के गई थी, जिसमें उसने सच लिखा था मरने से पहले। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 51। आफ्टर टेकिंग एन ऑथ टू स्टॉप फॉर 21 ईयर्स, ठीक है, 21 साल तक वो एक चीज़ को टच नहीं करेगा, उसकी वो शपथ लेता है माइकल बिगिंस टू सर्च फॉर सुसन एंड एलिजाबेथ जैन, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो शराब की लत की वजह से, शराब की मतलब शराब की नशे की हालत में वो अपनी बेटी और अपनी बीवी सुसैन को बेच देता है। एक न्यूसन है यहाँ पर, एक सेलर है जिसको 5 गिन्नीज, ये भी क्वेश्चन आता है कितनी गिन्नीज में उसने बेचा, तो 5 गिन्नी में उसको बेच देता है वो। लेकिन जब सुबह वो उठता है और जब उसका नशा उतर जाता है तो वो देखता है कि अरे बेटी भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, तो वो कसम लेता है कि वो 21 सालों तक, अगले आने वाले 21 सालों तक उस शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे थे, तो आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, ड्रिंकिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर 52। द नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल हैंचर्ड सीज्ड डैश एंड रिमाइंडिंग हिम ऑफ द इवेंट ऑफ द प्रीवियस डे। अगली सुबह क्या होता है कि माइकल हैंचर्ड, मतलब जब उसका नशा उतर जाता है तो वहाँ पर वो कुछ पड़ा हुआ देखता है अपने पास, तो वो क्या है वो आपको बताना है। तो द फर्मिटी सेलर एंड द मनी, सुसन एंड द सेलर, द मनी एंड द लिकर, द वेडिंग रिंग एंड द मनी। सो यहाँ पे मनी और वेडिंग रिंग उसको दिखती है। वेडिंग रिंग मतलब जो सुसन वहाँ पे दे जाती है उसको उतार के,
ठीक है, क्योंकि बेच रहा है वो, और मनी जो न्यूटन ने दी थी 5 गिन्नी उसको वहाँ पड़ी हुई दिखती हैं, तो उसको अपनी इवेंट और अपनी जो शर्मनाक हरकत उसने की है उस पर याद आती है माइकल को। ठीक है, आपको पता है मेयर ऑफ कास्टरविज इज़ अ नोवेल बाई थॉमस हार्डी, जिसका मेन हीरो है माइकल हेंचर, जो कि एक हेयर ट्रूसर है, घास काटने वाला, लेकिन बाद में क्या बन जाता है, वो मेयर बन जाता है सिटी का। सो ये इसकी कहानी है। नेक्स्ट है 53, इन दी नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइज हु वॉज दी फिट्स विलियम डर्सी। डर्सी कौन है यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडाइज में? अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर बिंगली, कजिन है इनका बैनेट का, फ्रेंड है मिस्टर कूलिंग का, या फुलिश मैन है? हु इज़ मिस्टर बिंगली, वो सॉरी डर्सी कौन है यहाँ पर? सो ये डर्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस जैन ऑस्टिन का नोवेल है, इसमें आप याद रखना ये मिस्टर बिंगली का फ्रेंड है डर्सी। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ 54, एलिजाबेथ इज कोटेड बाय। एलिजाबेथ किसके द्वारा कोट की जाती हैं? यहाँ पर मिस्टर कॉलिंस है, डर्सी है, मिस्टर बिंगली और चार्लोट लूसी। So Mr. Collins is the right answer. Next है 55, who is molested in the novel Two Virgins? Two Virgins novel है कमला मार्कंडेय का, जिसमें किसको molest किया जाता है? ललिता, सरोजा, मिस मैंडूजा, none of these. So ललिता is molested in the novel Two Virgins. So A is the right answer. ठीक है, टू वर्जिन्स कंप्लीट एमसीक्यूज कंप्लीट बायोग्राफी मैंने कराई है इनकी। व्हेन स्टीनबैक वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज, ये स्टीनबैक हैं जो जॉन स्टीनबैक जिन्होंने ग्रेप ऑफ द रेथ नोबल लिखा है, उस उनको नोबल प्राइज कब मिला था ये बताना है। सो इन 1962 स्टीनबैक वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1962 में इनको मिला था नोबल प्राइज। नेक्स्ट है रोजर चिलिंगवर्थ इज डैश इन द नोवेल द स्कारलेट लेटर। ठीक है, सो ये कौन है यहाँ पर? फिजिशियन है या फिर टेररिस्ट है या प्रीस्ट है या ऑनरेबल मेयर है? कौन है ये? रॉजर चिलिंगवर्थ। सो रॉजर चिलिंगवर्थ इज अ फिजिशियन इन द नोवेल स्कारलेट लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द नोबल मिसिस डॉलोवे इज रिटन बाय। डॉलोवे किसके द्वारा लिखा गया है नोबल? इसकी राइटर का नाम बताना है। सो वर्जीनिया वुल्फ इज द राइटर ऑफ मिसिस डॉलोवे, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 59, जॉर्ज ऑरवेल इज द स्यूडोनिम ऑफ। जॉर्ज ऑरवेल एक स्यूडोनिम है। स्यूडोनिम आप जानते हैं फिक्सियस नेम, जिसके नाम जिससे जो ऑथर कोई भी अपना नाम लिखता है, अपना रियल नाम ना लिख के कोई दूसरा नाम वो अपना लिखता है, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। सो ये जो जॉर्ज ऑरवेल हैं ये एरिक आर्थर ब्लेयर इनका क्या है? रियल नेम है, लेकिन इनको ना जॉर्ज ऑरवेल के नाम से ही जाना जाता है ना। एनिमल फॉर्म लिखी है इन्होंने, इनके जो फेमस वर्क हैं वो है एनिमल फॉर्म और वो है नोबल 1984 इनके फेमस वर्क हैं। सो एरिक आर्थर ब्लेयर इनका रियल नेम है। सो ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, चिनुआ एचबे वॉज अ नोबलिस्ट। सो ये एक नोबलिस्ट हैं जिन्होंने थिंक फॉल अपार्ट लिखा है। अमेरिकन राइटर हैं ये, आयरलैंड से हैं, जर्मन है, नाइजीरियन है। सो चिनुआ एचबे वॉज ए नाइजीरियन नोबलिस्ट, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इन द वेस्टलैंड इन वॉट सिटीज क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट इन द पोएम? लंदन, न्यूयॉर्क, ग्लॉसेस्टर, बोस्टन। सो इन लंदन सिटी क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट इन द पोएम। ठीक है, पोएम के अंदर जो क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट है वो लंदन में, सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 62, इन द वेस्टलैंड व्हाट डज द नरेटर नो व्हेन कन्फ्रंटेड विद द हाइसिंथ गर्ल? The meaning of life, the way to restore fruitfulness to the wasteland, the reason he is in love, nothing. So nothing, D is the right answer. Next is 63, Pinter's first produced effort as a playwright was entitled The Room, The Dumb Waiter, A Slight Egg, The Birthday Party. So The Room is the right answer. Next है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, what causes Stanley to collapse from Act 3 Part 2? He laughs, he cries, he is hit, he tries to speak. So D is the right answer, he tries to speak.
नेक्स्ट है 65, इन वेस्टलैंड द रिवर स्वीट saffron and fire, fumes and fire, water, oil and tar. So in the wasteland the river sweet, oil and tar. So D is the right answer. Next है question number 66, in the wasteland who is demobbed? Prufrock, Madame Sosostri, Sweeney, Lil's husband. So demobbed कौन है? लिल का जो पति है, Lil's husband. So D is the right answer. Next है 67, after about 8 months of wandering चंदर रीच अ ब्लेज इन सैन डिस्ट्रिक्ट, विच ब्लेज, कौन से गांव में पहुंचता है चंदर? कूपल, कपिलेश्वर, सेन, नन ऑफ दीज. सो जो विलेज का नाम है वो है कूपल. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68, हुम डिड चंदर मैरी इन द एंड ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट? किससे शादी करता है एंड ऑफ द नोबल? चंदर. मालती, नलिनी, सुशीला, लक्ष्मी. तो सुशीला. ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, यू आर अ रोमांटिक इडियट. नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन अ स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड ए वुमन ऑफ 23. हु सैड? सो कौन बोलती है ये? सो ये स्टेटमेंट है रायना का, रायना इन आर्म्स एंड द मैन. सो ए इज द राइट आंसर, आर्म्स एंड द मैन. ठीक है. बर्नार्ड शॉ का प्ले है. नेक्स्ट है 70, शॉज प्लेज आर. इनके प्ले कैसे होते हैं? टू मच टॉक एंड लिटिल एक्शन. इनके प्लेज में क्या देखने को मिलता है? बातें ज़्यादा होती हैं, अधिक बातें, और एक्शन कम होता है. सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर 71 है, ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर आर ईट्स पोएम दैट अपीयर इन माइकल रॉबर्ट एंड द डांसर 1921. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 72, वेयर डज द लर्न डॉक्टर बेलेरियो लिव? ये जो बेलेरियो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ये कहाँ पर रहता है? बेलमोंट, पादुआ, वेनिस, नन ऑफ दी. सो इन पादुआ. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 73, हु इज द फर्स्ट ऑफ पोर्सिया सूटर्स? ठीक है. सो कौन फर्स्ट है पोर्सिया के सूटर में? प्रिंस ऑफ मोरक्को, बेसेनियो, द नेपोलियन प्रिंस, नन ऑफ दी. सो बी इज द राइट आंसर, बेसेनियो. ठीक है. बेसेनियो इज द फर्स्ट ऑफ पोर्सिया सूटर्स. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर 74, सुधीर एज वेल एज रणधीर इज गिल्टी. ठीक है. सो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने को आएंगे आपके लिए. सो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सुधीर अपराधी है वैसे रणधीर भी है. सो इसका मतलब हो गया सुधीर अपराधी और रणधीर भी. सो ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे 75, कंपेयर टू बैकेट पिंटर्स वर्क जनरली. ठीक है. जो बैकेट हैं उन्होंने पिंटर के वर्क को किससे कंपेयर किया है? डिस्कार्ड्स स्लाइटली, फ्यूअर कन्वेंशनल ड्रामेटिक फॉर्म्स एंड थिएट्रिकल डिवाइसेस. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है 76, पिंटर्स ओनली नोवेल लेटर एडॉप्टेड फॉर द स्टेज इज. ठीक है. पिंटर्स जो है ना बर्थडे पार्टी के जो राइटर हैं, ठीक है, पिंटर उनकी बात हो रही है. उनका कौन सा अकेला नोवेल है जो स्टेज के लिए अडॉप्ट किया गया था? इज अबाउट 3 men हु. सो वेंट टू स्कूल टूगेदर इन हैकनी. सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पे 77, वेयर डिड फ्रांसिस बैकन स्टडी लॉ? लॉ की स्टडी कहाँ से करी थी फ्रांसिस बैकन ने? आपको बताना है. सो इनर टेम्पल, मिडिल टेम्पल, लिंकन इन, या फिर ग्रे इन. सो ग्रे इन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी फ्रांसिस बैकन ने. ठीक है. 78 है, विच कॉन्स्टिट्यूंसी डिड फ्रांसिस बैकन रिप्रेजेंट इन पार्लियामेंट इन 1586-1588? Middlesex, Ipswich, Taunton, Kent. So Taunton is the right answer. नेक्स्ट है 79, ही हैज़ डैश अ न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा? सेट आउट, सेट इन, सेट डाउन, सेटअप. सो नया बिजनेस स्टार्ट करना. सेटअप का मतलब क्या होता है? कोई नई शुरुआत करना. सो डी इज द राइट आंसर, सेटअप आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है 80, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटो टेलर. टीटो टेलर का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा होता है जो कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लेता. सो वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81, whom does लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन. ठीक है. लेडी मैकबेथ
जो डंकन का मर्डर है वो किस पर फ्रेम करती है? आपको पता है जो है मैकबेथ से है ये क्वेश्चन, ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ। तो उसमें जो लेडी मैकबेथ है वो मतलब लेडी मैकबेथ और मैकबेथ उसका हस्बैंड, वो मिलके दोनों डंकन जो राजा है स्कॉटलैंड का उसका मर्डर कर देते हैं। उसके मर्डर का जो आरोप है वो किस पर लगाते हैं ये बताना है। सो डंकन के जो चैम्बर मतलब जो पहरेदार होते हैं उन पर ये आरोप लगा देती है। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82, हु किल्स बैंको, बैंको को कौन मारता है इस प्ले के अंदर? तो बैंको आपको पता ही है मैकबेथ का फ्रेंड है, और मैकबेथ ही जब उसको पता चलता है कि इसके जो बच्चे उत्तराधिकारी बनेंगे तो वो उसको मरवा देता है। अ ग्रुप ऑफ मर्डर्स हायर्ड बाई मैकबेथ, ठीक है, तो एक ग्रुप हायर्ड करता है मर्डर गुंडों का और उससे ही मरवा देता है। तो बैंको मर जाता है, इसका बेटा जो होता है फ्लियंस वो भाग जाता है। नेक्स्ट है 83, टू वॉट काइंड ऑफ एन एल्टर डज द प्रीस्ट लीड द गारलैंड डेड ही फर इन कीट्स ऑड ऑन ए ग्रीशियन अर्न। सो कौन सी है वो? अ स्मॉल टाउन चर्च, अ ग्रीन एल्टर। सो ये ग्रीन एल्टर है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 84, व्हेन वाज सैली बॉर्न, सैली का जन्म कब हुआ था? सो वेरी इजी क्वेश्चन, इन 1792, ठीक है, यहाँ पर 1795 में कीट्स का हुआ था, ठीक है, कीट्स से 2-3 साल का ही अंतर है दोनों के बीच में। तो और 1792 में सैली और 1795 में कीट्स हैं, तो दोनों याद रखना। नेक्स्ट है 85, व्हाट डज सैली आज द वेस्ट विंड टू डू बाई द इनकैंटेशन ऑफ हिज वर्स। तो शैली जो है अपनी और टू द वेस्ट विंड, उनकी बहुत ही फेमस पोएम है, उसमें क्या करने को कहते हैं वो, और टू द वेस्ट विंड से वो क्या अपील करते हैं? तो वो कहते हैं बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 86, इन माई लास्ट डचेस हाउ ओल्ड डज द ड्यूक से हिज नेम इज, ठीक है। सो लास्ट डचेस आपको पता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का ठीक है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो इसमें वो ड्यूक फरेरा बोलता है। तो उसमें वो कहता है हाउ ओल्ड डज द ड्यूक से हिज नेम इज, वो अपनी मतलब अपना बखान करता है, अपना जो खानदान है उसकी तारीफ करता है। तो कहता है मेरा जो खानदान है वो 900 साल पुराना है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87, व्हाट इज द करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्यूक डिजायर एज ही सी इट। सो अब उसकी जो डिज़ायर है ड्यूक की वो क्या है, जब वो क्या देखता है? पेंटिंग नेपच्यून स्कल्पचर द डचेस द काउंट्स डॉटर। तो काउंट्स डॉटर उसकी क्या है? अब डिज़ायर है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88, दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट extort from me, Paradise Lost, Book 1. What glory is being referred to by Satan? To the courage never to submit or yield, to reign in hell, to defeat God, to spread evil. What is the answer? So the courage never to submit or yield. So A is the right answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज इन 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस या 4 सेंटेंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग लगा लो इस पर, ठीक है। ये जो पैराडाइज लॉस्ट की 16 लाइन्स हैं शुरुआती, ये 1 सेंटेंस सिंगल सेंटेंस में है, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, which of the following is defined as a short poem which rhyming lines written on a tombstone in place of deceased person, ठीक है। सो किसी डिसीज पर्सन मतलब किसी व्यक्ति की जो टोम स्टोन पर लिखी जाने वाली जो राइमिंग होती है पोइम, उसको क्या बोलते हैं? एपिटैफ, एक्रोस्टिक, ओड, बर्लेस्क को इसको एपिटैफ बोलते हैं, ठीक है, डिसीज पर्सन यानी कि मरे हुए व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोइट्री फॉर्म। ये पोइट्री फॉर्म है इन विच अ पोइम इज रिटन इन 8 लाइन, ठीक है, जिसमें पोइम क्या होती है 8 लाइन के ऑक्टेव में लिखी जाती है। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 10 और 11 सिलेबल। हर एक लाइन में, जैसे लाइन हो गई 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक लाइन में क्या होगा? 10 और 11, 10 होंगे या 11 सिलेबल होंगे। तो एंड फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ AB CC, और ये राइमिंग स्कीम होगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी फॉर्म है? ऑक्टेवा राइमा। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 8 लाइन की ऑक्टेव होती है जिसमें 10 और 11 सिलेबल होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बिसीज। बिसीज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, मतलब थर्ड फॉर्म, तो इसको बिसॉट हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 93, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग क्या करता है, वो चाय पीता है, तो क्या एक रोज हैबिचुअल एक्शन है ना। हैबिचुअल एक्शन की बात कहाँ होती है, सिंपल प्रेजेंट में। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई एट माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया था। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का यूज कहाँ होता है, सिंपल पास्ट में। सो पास्ट सिंपल आ जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, मिस हैविसम इज अ करेक्टर फ्रॉम डिकेंस नोवेल। मिस हैविसम का करेक्टर डिकेंस के किस नोवेल में आता है, सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी वर्क भी यूनिक है, डेविड कूपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपके नोवेल में है, सो आप ध्यान रखना 1861 में ये इनका पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है 96, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज। ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फास्टिडियस, बिटिल, इररिवोकेबल, परसिवियर। सो इसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है, दुराध्य। 97 है द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गेव मीन्स। इस गिफ्ट ऑफ द गेव का क्या मतलब होता है, पावर ऑफ एलोकेंस, मतलब बोलने की जो कला होती है किसी इंसान के अंदर, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गेव। नेक्स्ट है 98, इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश। जस्टिस का पब्लिश हुआ था 1910, 1910 में, ठीक है, जॉन गाल्सवर्दी। नेक्स्ट है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम यूज इज टेरेसा रिमा। इनमें से कौन सी पोएम है जिसके अंदर टेरेसा रिमा जो राइम स्कीम है उसका यूज हुआ है। सो जॉन कीट्स और टू ए नाइटिंगेल, पीबी शैली और टू द वेस्ट विंड, विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, अल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस। सो यहाँ पर और टू द वेस्ट विंड, ठीक है, टेरेसा रिमा में लिखी गई है बाई पीबी शैली। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 100, which of the following is the correct form of the sentence, the more they earn the more they spend। ठीक है, ये राइट स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे सेंटेंस का, दी प्लस मतलब दा आएगा पहले, फिर कंपेरेटिव डिग्री मोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर दूसरा कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस शुरू होगा उसमें भी यही सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है। द मोर दे अर्न जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आएगा द मोर दे स्पेंड। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, द मोर दे अर्न, लेकिन यहाँ पे दा नहीं लगा हुआ तो ये गलत हो गया। मोर दे अर्न, यहाँ पे दा नहीं है, ये गलत हो गया। द मोर दे अर्न, ठीक है, द मोर दे स्पेंड। तो जितना वो कमाते हैं उतना ही वो खर्च करते हैं, उतना ही अधिक वो खर्च करते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। हिज टी शर्ट आर लूज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कैटल क्या होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट येट। सी सैड, उसने पूछा क्या तुमने अपनी रिपोर्ट सबमिटेड कर दी है अभी तक, ठीक है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में बदलना है, ये डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट में ये चेंज करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे पहले देखो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हैज़, हैव, इज, एम, आर, इनसे मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव मार्क भी लगाए पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पहचान कर ली हमने कि ये इंट्रोगेटिव है। फिर आ जाओ इस पे, रिपोर्टिंग वर्ब सी सैड। तो जब इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस होता है तो जो सैड होता है ना वो आपका चेंज हो जाता है आस्क्ड में, ठीक है। सो ये सैड का हो जाएगा आस्क्ड, और आस्क के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता ही है, ठीक है, या तो मी होगा या ही हिम होगा, क्योंकि वो मुझसे पूछेगी या किसी और से पूछेगा। तो दे कभी कभी है ना ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, कभी नहीं भी दे रखा होता है, तो ये चीज़ आप खुद से मान लिया करो, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं ना उनमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि आस्क्ड वगैरह जो होती हैं ये ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव होती हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो सी सैड, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड, ठीक है, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड हिम, आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, उसने उससे पूछा। फिर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्टर का यूज़ करते हैं या फिर कर लो कंजंक्शन आपको चाहिए होता है। सिंपल में तो आप दैट का यूज़ करते हो, लेकिन इंट्रोगेटिव में आप इफ़ लगाते हो। तो सी आस्क्ड हिम इफ़, ठीक है, इफ़ आएगा या वेदर आएगा आपको पता है। तो इतना आप ऐसे करके आप पहले बना के देख लिया करो अपना, जैसे अगर आपका जो आंसर सही आ रहा हो फिर वो आपका ऑप्शन से मिल रहा है
तो आप उसको टिक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा दे रखा है, सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा इफ़। ठीक है, इफ़ आ गया कनेक्टेड। ठीक है, ही, क्योंकि यहाँ पर यू दे रखा है ना, कहाँ है, हैव यू, तो जो यू होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हिम है, तो जो यू था ना वो ही हो गया, तो यहाँ पे ये ही बिल्कुल ठीक है। हैड आ गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सबमिटेड है, V2 है, जो V2 वाला सेंटेंस होता है जो मतलब सिंपल पास, वो आपका पास परफेक्ट में चला जाता है ना। तो ही हैड सबमिटेड, और ही का जो ऑब्जेक्ट मतलब पजेसिव बन जाएगा हिज रिपोर्ट टिल देन। टिल देन किसके लिए आ गया यहाँ पे, यट के लिए, यो यट है, ये प्रेजेंट में है, और इसका जो पास्ट बनेगा वो टिल देन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपना एनालाइज करके अपना जो ग्रामर है उसको कर सकते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, जो ए वाला है वही सही हो जाएगा। सी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड सबमिटेड हिज रिपोर्ट टिल देन। ठीक है, जो यू था वो ही में बदल गया। ठीक है, सबमिटेड था यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर 103 है, पॉइंट आउट द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि यहाँ ऊपर तो इनडायरेक्ट बनवाया था, लेकिन यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट दे दिया गया है। इनडायरेक्ट मतलब बना बनाया है, आपको इसको फिर से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो द ट्रैवलर इंक्वायर्ड ऑफ द फार्मर, जो ट्रैवलर था उसने पूछा फार्मर से इफ़। अब इफ़ आ रहा है यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि ये जो सेंटेंस होगा इसके अंदर इंट्रोगेटिव मतलब जो कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ज़रूर इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस होगा, है ना। तो इफ़ से हमने ये आइडिया लगा लिया, इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, कि वो उसको बता सकता है कि यहाँ पास में ही कोई इन, मतलब इन माने होता है सराय वगैरह का रास्ता, पूछा उसने। ठीक है, तो अब आप अपना देख लो। तो पहले तो क्या होगा, ये इंक्वायर्ड वगैरह है ना, ये सैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंक्वायर्ड सैड को चेंज करते हैं ना हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो जो इंक्वायर्ड है वापस हम अगर हम इसका डायरेक्ट बनाएंगे तो इंक्वायर्ड चेंज हो जाएगा सैड में। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर ट्रैवलर सैड पहले, फिर कॉमा, मतलब ट्रैवलर ने पूछा किससे, फार्मर से, तो ट्रैवलर सैड टू फार्मर। ओके, फिर कॉमा आ जाएगा, है ना, कॉमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहाँ पे कुड है हेल्पिंग वर्ब, है ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, कुड दे रखी है, तो ये तो पास्ट में होती है ना, तो यहाँ पर जब डायरेक्ट होगा ये तो क्या होगी, कैन होगी। तो देखो यहाँ पे कैन कौन है, सो द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, द ट्रैवलर सेड टू द फार्मर, उसने ट्रैवलर ने फार्मर से पूछा कैन यू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये बना होगा ना, तो ये कैन का कुड हुआ होगा, तो कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 104, तो ये पंचुएशन से पंचुएशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे आपको पंचुएशन करनी है। ठीक है, एज सीजर लव्ड मी आई वी फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट रिजॉइस, मतलब ऐसे ही दे दिया गया, यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क इन्होंने यूज़ नहीं किया, और नीचे इन्होंने लगा के दिया है। अब बताओ कि नीचे कौन सा मतलब जो है वाक्य सही है, तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, तो सबसे पहले सही पर ही आ जाओ। सही वाला ये है आपका सी, एज सीजर लव्ड मी। ठीक है, कॉमा आएगा, है ना, सब्जेक्ट से पहले कॉमा आएगा। ठीक है, आई वी फॉर हिम, क्योंकि सीजर मुझे प्यार करता था तो मैं उसके लिए रोया। फिर यहाँ सेमी कॉलम आ जाएगा, सेमी कॉलम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, आई वी फॉर हिम एज ही वॉज फॉर्चुनेट, क्योंकि वो फॉर्चुनेट था। फिर सब्जेक्ट से पहले कॉमा आया यहाँ पे, लेकिन और इसके पूरे वाक्य के बाद यहाँ पे सेमी कॉलम आ जाएगा कि आई रिजॉइस एट हिम एज ही वॉज वेलियंट, हाँ, क्योंकि वो बहादुर था। फिर कॉमा आ जाएगा, मतलब हर सब्जेक्ट से पहले कॉमा आ रहा है, मतलब जितने भी आई आ रहे हैं यहाँ पे, आई ऑनर हिम, फिर सेमी कॉलम आ गया यहाँ पे। बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इससे पहले सेमी कॉलम और कॉमा, ये दोनों सही हैं। ठीक है, एज ही वॉज एम्बिशियस, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था। आई स्लीव, मैंने उसको मार दिया, आई स्लीव हिम। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, जूलियस सीजर जो है प्ले विलियम शेक्सपियर का, वहाँ से ये ब्रूटस की कोट है, वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 105, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, द US सीनेट रिफ्यूज टू रेटिफाई द CTBT,
तो रेटिफाई अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे, इसका आपको बताना है जस्ट अपोजिट, उल्टा वर्ड कौन सा होगा इसका। तो रेटिफाई मतलब होता है कंसेंट देना, कोई आपका जैसे एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, कोई समझौता है, किसी भी चीज़ पे अपनी आप कंसेंट दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेटिफाई। तो रेटिफाई का अपोजिट अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फिर। सो ए इज द राइट आंसर, रिजेक्ट। ऐसे ही यहाँ पर 106 है, ये लिटरेचर से है। हाउ डिड द विलेजर इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नजीम एजेकल रिएक्ट टू द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो जो विलेजर्स थे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, नजीम एजेकल की जो पोएम है ना, आपने पढ़ी होगी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसमें विलेजर्स आते हैं जब उसकी माँ को बिच्छू काट लेता है, ठीक है, राइटर की माँ को बिच्छू ने काट लिया है, तो वहाँ जो ब्लेजर है उनका समूह वहाँ पर आता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, चाहो तो आप पोज करके इनको पढ़ लो, मैं आपको डायरेक्टली आंसर इसका बता सकती हूँ। दे केम इन स्वाम टू कंसोल द फैमिली, ठीक है, जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा कि वो स्वाम, स्वाम मतलब होता है झुंड में, झुंड में वो इकट्ठा हो गए और फैमिली को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। दे स्टेड अवे इन फियर, ये गलत है, ये सारे गलत हैं, ये वाला सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है यहाँ पे 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट फॉर्मल मेथड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा लीस्ट फॉर्मल मेथड है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। सो ये ईमेल होता है, ठीक है, सो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 108, पेरीपीटिया मीन, पेरीपीटिया क्या होता है। योर ऑप्शंस आर परगेशन ऑफ इमोशन, ट्रैजिक फ्लो, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिकॉग्निशन ऑफ एरर। सो ये तो आपको मैंने पढ़ा है लिटरेरी टर्म्स में कई बार, ये पेरीपीटिया मतलब जो एरिस्टोटल ने जो अपने कुछ टर्म्स दिए थे जैसे हेमरेशिया, पेरीपीटिया, ये सब तो वही है, उनमें से ये एक है। पेरीपीटिया होता है आपका रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे ये दे रखा है ना, सी इज द राइट आंसर। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या होता है, जो फॉर्चून है वो रिवर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अगर जो प्रोटोगोनिस्ट है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा बढ़िया चल रहा है पहले से, तो अचानक से बदलाव आ जाएगा, बुरा होने लगेगा, कुछ बुरा हो जाएगा उसके साथ। अगर बुरा चल रहा था तो अच्छा हो जाएगा, यानी गुड टू बैड और गुड टू बैड एंड बैड टू गुड, इस तरीके का से जो रिवर्सल है वो फॉर्चून का हो जाता है। परगेशन ऑफ इमोशन आपका कैथारसिस होता है, ट्रैजिक फ्लो आपका हेमरेशिया होता है, मैंने बताया था हेमरेशिया जो एरर होता है उसके कैरेक्टर में। रिकॉग्निशन ऑफ एरर होता है आपका वो रिकॉग्निशन ऑफ एरर आपका होता है, अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, स्लिप हो रहा है माइंड से। नेक्स्ट है 109, द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसेरियन सोनेट इज। राइम स्कीम क्या होती है स्पेंसेरियन सोनेट की, तो आपको पता है एडमंड स्पेंसर, उन्होंने अपनी एक अलग राइम स्कीम बनाई थी, तो उन्हीं के नाम पर उस स्कीम का नाम स्पेंसेरियन पड़ गया, उसको बोलते हैं ए बी। फिर जो नेक्स्ट स्टेंजा होगी ना वो बी से ही स्टार्ट हो जाएगी, बी सी, फिर सी से ही, जैसे मतलब जहाँ पर एंड जिस लेटर पे एंड हो रही है उसी से नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होगी, तो नेक्स्ट होगी फिर सी डी और फिर लास्ट में ई। इस तरीके की इनकी सोनेट की राइम स्कीम होती है, ठीक है। ई आता है, जबकि शेक्सपियर की जो होती है उसमें जी आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ए बी सी डी ई एफ जी, वो तो शेक्सपियर की है, ये स्पेंसेरियन है, ये इनकी है। तो यहाँ पे देख लो ए बी सी डी और ये ई आएगा लास्ट में, ठीक है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे टू डील इन समथिंग मीन्स, डील करना किसी चीज़ में, तो बिजनेस करना सिंपल है ये, तो टू ट्रेड इन समथिंग, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रेड लेटर डे मीन्स, रेड लेटर डे क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डे होता है, ठीक है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, ये हमारे क्या रेड लेटर डे है, देन इंपॉर्टेंट डे इज कॉल्ड रेड लेटर डे। बोलते बोलते जीभ भी ऊपर नीचे होने लगती है। नेक्स्ट है 112, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ओके। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको देखनी है कौन से वर्ड की सही है, तो एटिकेट दे रखा है यहाँ पे, तो एटिकेट, तो ये वाली स्पेलिंग सही है, ठीक है। ETT आपको बेसिकली याद क्या रखना है, ETTE लास्ट में जिस वर्ड में होगा वो सही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में दे रखा हो लेकिन आगे DT हो, तो आप ये ध्यान रखना कि जो टी है आगे वो तो सिंगल होगा और लास्ट वाला जो टी होगा वो डबल होगा, मतलब ETTE लास्ट में आएगा, तो ये एटिकेट की सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट है 13, तो मिलियनेयर
मिलेनियर, तो मिलेनियर की स्पेलिंग पूछिए तो ये है। तो पहले आप लिख लो, इसको सही कर लो ऐसे, MILLION ऐसे, फिर प्लस लगा के AIR और जोड़ दो, इसमें AIR जोड़ दो, हो गई मिलेनियर की स्पेलिंग। नेक्स्ट है यहाँ पे 114 है ना, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर आयरनी इज नीडो की मेटोनमी। सो जो बेंच है, मतलब मेटोनमी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है चेंज ऑफ नेम। तो जैसे जब बेंच है तो जो जज है ना, जज का नाम चेंज कर दिया यहाँ पे बेंच से, तो जज के लिए बेंच बोला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आंसर आपका हो जाएगा मेटोनमी। नेक्स्ट है यहाँ पे 115, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड, कि वह इस संसार का ब्राइटेस्ट मैन नहीं है। नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है कास्मस का, हाइपरबली का, लाइटोटस का, सिम्बली का, किसका एग्जाम्पल है? सो ये लाइटोटस का एग्जाम्पल है। सो सी इज़ द राइट आंसर। लाइटोटस क्या होता है? एक अंडर स्टेटमेंट होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड बाई नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस व्यक्त किया जाता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया इस सेंटेंस का? ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि वो ब्राइटेस्ट मैन नहीं है संसार का। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स ही इज़ अ स्टूपिड मैन। ओके, 115 हो गया। अब देखिए 116 से यहाँ पर रीड द पैसेज गिवन बिलो, ठीक है। पैसेज को पढ़ो जो नीचे दिया गया है ना, आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको ये पैसेज को रीड करना है, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं, इतना ये मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये सब लोग अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इसको पोज करके, ये हटा के साइड में, इसको आप है ना जूम करके और ऐसे पोज करके इसको रीड कर लो खुद से। वेयर डज ऑल आवर गार्बेज डिसअपियर वंस इट लीव्स आवर होम। तो इस तरीके से आप पढ़ के आपको समझना है कि किस बारे में ये दे रखा है, ठीक है। पोज करके आप खुद से रीड कर लेना एक बार और आंसर इसके लगा लेना। ठीक है, पोज करके आपने ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसके फिर इन क्वेश्चंस को पढ़कर आप खुद से इसमें आंसर लगा लेना, ठीक है। ये है कॉम्पैक्टिंग ऑफ गार्बेज इज डन टू, इसका आंसर आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टर्निंग वेस्ट, द वर्ड टर्निंग इज देयर आर टू मेन वेज टू बर्न वेस्ट। इस क्वेश्चंस अगर पढ़ लोगे ना वेस्ट तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कूड़े करकट के बारे में, वेस्ट जो होता है, फील्ड जो होती है गंदगी, उसके बारे में, गार्बेज के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उससे मिलता जुलता कुछ है। गार्बेज रिसाइकलिंग, मतलब गार्बेज कूड़े को कैसे वो किया जा सकता है। इस तरीके से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस पर इसको करना है। यहाँ मैं आपको आंसर लिस्ट दे रही हूँ, तो आप खुद से आप अपना देख लेना इसमें कि आपके कितने करेक्ट हैं, ठीक है। 125 आंसर यहाँ दे रखे हैं ये। और हाँ, एक और बात, कुछ लोग कह रहे थे कि आप जो है मैडम इसका जो एक्सप्लेनेशन का पेज है वो भेज दो। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, सिर्फ ग्रामर वाले क्वेश्चंस की दे रखी है, वो भी फर्स्ट और सेकंड वाला जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें। बाकी के जो थर्ड प्रैक्टिस पेपर, फोर्थ और बाकी के जो प्रैक्टिस पेपर है ना इस बुक के अंदर, उसमें ऐसे ही आंसर दे रखे हैं, आंसर की दे रखी है ABCD करके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, बस 2 की ही दे रखी है। तो आज हम ये दूसरा वाला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो यहाँ तक ग्रामर के क्वेश्चन, मतलब लिटरेचर की तो दे नहीं रखी। 79 से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने शुरू की है। तो ग्रामर के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें और कुछ लिटरेचर के हैं, लेकिन इसी में है वो। फिर जो आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट होगा उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें केवल ऐसे ही आपकी की लिस्ट ऐसे दे रखी है। तो मैं वो आपको दिखा दूंगी, जिससे आप क्या करोगे कि अपना जो ये पैसेज है उसको आप पोज करके रीड करके खुद से अपने आंसर लगा लेना और यहाँ पे मैच कर लेना। 16 से लेके 20 तक ये आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे यहाँ पे पैसेज के, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। इफ़ यू लाइक माई सेशन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ एंड आप मेरी हेल्प करिए, चैनल को शेयर करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसको प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।